नमस्कार दोस्तों, जीएस रेसिपी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान आपके घर में खुशियां दे इस साल, और जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनको सरकारी जॉब दें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीकली कंपाइलेशन के भाग 3 के बारे में। इसमें हम 5 से 11 नवंबर के बीच में जितनी भी टोटल इम्पॉर्टेंट 10 न्यूज़ हैं उन सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के सबसे पहले राष्ट्रीय दिवस देख लेते हैं कि राष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं। सबसे पहला राष्ट्रीय दिवस जो है वह है 6 नवंबर को। 6 नवंबर को क्या मनाया जाता है? वो राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है। 11 नवंबर को राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात किया जाए तो 5 नवंबर को विश्व भूजल दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। 7 नवंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 8 नवंबर को विश्व स्त्री हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 10 नवंबर को विश्व बाल स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 11 नवंबर को विश्व विधवा दिवस मनाया जाता है। और आज के कोट में है प्लूटो द्वारा कही गई बात कि ज्ञान ही अच्छाई है, यानी कि जितना भी ज्ञान हो सके आप उसको अर्जित करने का हमेशा प्रयास करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इसी कोट के साथ आज के पहले न्यूज़ से। पहली न्यूज़ है कि श्रीलंका में एसबीआई की पहली शाखा का उद्घाटन कर दिया गया है। सीतारमन जी ने एसबीआई की तारीफ करी है और यह भी कहा है कि 159 साल की एक अहम उपस्थिति के साथ यह श्रीलंका का सबसे पुराना बैंक है। कौन सा बैंक? एसबीआई बैंक। और एसबीआई बैंक जो है वह देश और विदेश में अपना कारोबार भी बहुत अच्छे से बढ़ा रहा है। सीतारमण जी जो हैं वो श्रीलंका के 3 दिन के दौरे पर हैं इस समय। और त्रिकोमाली में, कहाँ पर? त्रिकोमाली में एसबीआई की ब्रांच के शुभारंभ से पहले उन्होंने एक मंदिर में जाकर श्रद्धांजलि भी अर्पित की। और उद्घाटन समारोह में पूर्वी प्रांत के गवर्नर सेंथल तोंडामन और श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त गोपाल बागले और एसबीआई के चेयरमैन दिनेश खारा जी, कौन? दिनेश खारा जी जो है वो उपस्थित रहे। सीतारमन जी ने बाद में बंदरगाह शहर में लंका इंडियन ऑयल कंपनी परिसर का दौरा भी किया था। और सीतारमन जी की जो यह यात्रा थी ऐसे समय पर हो रही थी जब दोनों देशों के बीच आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते यानी कि ईटीसीए पर 12वें दौर की बैठक जो है वो लंबे अंतराल के बाद आयोजित की गई थी। यह जो वार्ता है वह 2018 से रुकी पड़ी हुई थी। और जुलाई के अंत में श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे, रानिल विक्रम सिंघे, इन्होंने दिल्ली की यात्रा के बाद 30 अक्टूबर से 1 नवंबर के बीच जो है यह यात्रा जो है वह की थी। और इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वह इसमें लिखा हुआ है। तो आप याद रखिएगा कि श्रीलंका में एसबीआई की पहली शाखा का जो है वह उद्घाटन किया है। किन्होंने किया है? भारत की निर्मला सीतारमण जी ने किया है। आज की दूसरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। दूसरी न्यूज़ क्या है आज की दूसरी खबर में? कि भारतीय नौसेना का समुद्री गश्ती विमान IL-38 की विदाई आज हो गई है। भारतीय नौसेना का IL-38 विमान पहली बार और शायद आखिरी बार कर्तव्य पथ पर 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में यह हिस्सा लेगा। यह भारतीय वायुसेना के 9 राफेल सहित, कौन से? 9 राफेल सहित 50 विमानों में से एक होगा जो इस आयोजन में हिस्सा लेगा। IL-38 एक समुद्री रोही विमान है जिसे 1977 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। और यह लगभग 40 वर्षों तक अपने पूरे सेवा जीवन में एक दुर्जेय हवाई संपत्ति बना रहा। IL-38 विमान के शामिल होने के साथ ही था कि नौसेना जो है वह लंबी दूरी की पनडुब्बी रोधी खोज और स्ट्राइक, एंटी शिपिंग स्ट्राइक, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इंटेलिजेंस और दूर के SAR के साथ संयुक्त रूप से हवाई लंबी दूरी की समुद्री टोही, जिसको हम LRMR, इसके क्षेत्र में भी इसको चला सकते हैं। IL-38 लंबी क्षमता और पर्याप्त परिचालन सीमा वाला हर मौसम में काम करने वाला विमान था। लगभग
10,000 घंटे की परिचालन उड़ान जो है इसने देखी थी। इसके कुछ महत्वपूर्ण मिशन भी हुए थे, जिसमें से दे रखा है 1978 में एयर इंडिया का जंबो के मलबे का पता लगाना था, वो भी इसी से किया गया था। 1999 में कारगिल युद्ध में दुश्मन की गतिविधियों की निगरानी करना, वो भी इसी में किया गया था। 2008 में मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद समुद्री क्षेत्र की निगरानी करना, ये भी इसी से किया गया था। तो याद रखिएगा, भारतीय नौसेना का एक समुद्री गश्ती विमान IL-38HD की विदाई हो चुकी है। तीसरे न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तीसरा न्यूज़ है कि इसरो ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसरो ने अपने GSAT-24 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। यह जो उपग्रह है वह PSLV-C53 से रॉकेट के माध्यम से श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया गया। GSAT-24 जो है इसमें 24 गीगाहर्ट्ज सी बैंड संचार उपग्रह है। और याद रखिएगा, GSAT के जितने भी सैटेलाइट होता है ना, वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। कौन से? कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं। इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे टेलीविज़न हुआ, रेडियो हुआ, मोबाइल फ़ोन हुआ, इंटरनेट की सुविधा हुआ, तो इससे रिलेटेड जितने भी सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं उनका नाम GSAT से ही शुरुआत उनका होता है। यह जो GSAT-24 भेजा गया है, बताया जा रहा है इसका जो वजन है वह 1410 किलोग्राम है और इसकी परिधि जो है वो 7.6 मीटर की है। यह जो उपग्रह है यह 15 साल तक सेवा प्रदान करेगा। तो तीसरी न्यूज़ याद रखिएगा कि इसरो ने GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। आज की चौथी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। चौथी न्यूज़ ये है कि वैशाली और विदित ने जीते फिडे ग्रैंड स्विस शतरंज टूर्नामेंट के खिताब। अब फिडे ग्रैंड स्विस ओपन 2023 में विदित संतोष गुजराती, फिडे ग्रैंड स्विस और वैशाली रमेश बाबू, इनका पूरा नाम ये नहीं लिखा हुआ, पूरा नाम आप लोग नोट कर सकते हैं। पहले हैं विदित संतोष गुजराती, ये जो है ये फिडे ग्रैंड स्विस, और दूसरी जो है वो है वैशाली रमेश बाबू, जो फिडे महिला ग्रैंड स्विस ने फिडे ग्रैंड स्विस ओपन में जीत हासिल की और विश्व शतरंज चैंपियन को चुनौती देने के अवसर के लिए 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट में प्रतिष्ठित स्थान जो है इन्होंने अर्जित किया, जिससे पूरा भारत जो है इस समय खुशी मना रहा है। ठीक है, और क्या है इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि विश्व शतरंज चैंपियन 2024 जो है अप्रैल 2024 में, कब? अप्रैल 2024 में टोरंटो, कहाँ पर? टोरंटो यानी कि कनाडा में होने वाला है। और फिडे ग्रैंड स्विस ओपन क्या है इसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कुछ पॉइंट आप इसके नोट कर सकते हैं। फिडे ग्रैंड स्विस ओपन एक शतरंज टूर्नामेंट है जो विश्व चैंपियनशिप चक्र के लिए योग्यता का हिस्सा है। जैसे आप सपोज करिए क्रिकेट का कोई टूर्नामेंट होता है ना, जैसे वर्ल्ड कप हो रहा है, वर्ल्ड कप में क्रिकेट की टीमें तो बहुत है, क्रिकेट की टीमें मतलब बहुत है, नेपाल भी खेल रही है, UAE भी खेल रही है, अमेरिका भी खेल रही है, लेकिन जब वर्ल्ड कप होगा तो उसमें टोटल 10 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो उससे पहले जो लीग मैच होते हैं ना, कि जो बाकी की टीमों को एलिमिनेट कर दिया जाता है और जो टॉप की 10 टीमें रहती हैं उनकी आपस में भिड़ंत होती है वर्ल्ड कप के लिए। उसी तरीके से जो विश्व चैंपियनशिप शतरंज के लिए होता है, उससे पहले जो होता है वो फिडे ग्रैंड स्विस ओपन होता है। इससे क्या किया जाता है? इससे निर्धारित किया जाता है कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, फिडे ग्रैंड स्विस और फिडे महिला ग्रैंड स्विस 2023 जो है वह विला मरीना डगलस आइल ऑफ मैन में आयोजित किया गया था और ओपन इवेंट में शीर्ष 2 खिलाड़ी जो हैं वह 2024 कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे, जो विश्व चैंपियन के लिए चुनौती का निर्धारण करेगा। ठीक है, कुल पुरस्कार राशि जो है वह लगभग 600,000 अमेरिकी डॉलर है, 600 के अमेरिकी डॉलर है, जिसमें ग्रैंड स्विस के लिए लगभग 4,60,000 अमेरिकी डॉलर और महिला ग्रैंड स्विस के लिए 1,40,000 अमेरिकी डॉलर शामिल है। पहला ग्रैंड स्विस 2019 में आइल ऑफ मैन में आयोजित किया गया था, आप इसको याद रखिएगा। और इससे रिलेटेड कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी जो है वह इसमें लिख के दे दी गई है और इसकी जो PDF है वो
डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आज की 5वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 5वीं न्यूज़ क्या है कि कोस्टा जी ने राष्ट्रपति डी सूसा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। और ये जो मामला चल रहा है, ये मामला कहाँ का है? ये जो मामला चल रहा है, ये सारा मामला जो है वह पुर्तगाल का है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सूजा को अपना इस्तीफा जो है वह सौंप दिया है। ठीक है, अपना इस्तीफा जो है वह सौंप दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों के बीच पुर्तगाली प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। या उनके चीफ ऑफ स्टाफ विटोर एस्कारिया की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद जो है ये सामने आया है। देश भर में छापे मारे गए और बुनियादी ढांचा मंत्री जोआओ गलाम्बा को भी जांच में एक औपचारिक संदिग्ध के रूप में नामित किया गया है। पुर्तगाल जो है वह यूरोप में लिथियम का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक कार के बनाने में, इलेक्ट्रिक उपकरणों को बिजली देने में किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसमें देखो लिखा भी हुआ है कि कोस्टा जी के इस्तीफा देने के कारण क्या थे। लोकप्रियता में गिरावट हो गई थी, भ्रष्टाचार को आरोप लगे थे। भविष्य की संभावनाएं क्या क्या हैं, भविष्य की संभावनाएं इसमें लिखी हुई है। और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जरूर बन सकता है। देखो, पुर्तगाल से रिलेटेड अब जितनी भी चीज़ें हैं, आप सबसे पहले मैप में जाइए और पुर्तगाल कंट्री को मार्क करिए, और उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है, आसपास के देश कितने हैं, उसकी राजधानी क्या है, वहाँ के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि लिथियम का जो भंडार है ना, वो यूरोप में सबसे ज़्यादा जो है वह पुर्तगाल में ही पाया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 5वीं न्यूज़ क्या हुई? 5वीं न्यूज़ हुई कोस्टा जी ने राष्ट्रपति डी सूजा को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है कि 2+2 भारत अमेरिका में इंडस एक्स की बैठक जो है वह हुई है। अब देखो, सबसे पहले आप जानिए कि 2+2 वार्ता होती क्या है। 2+2 वार्ता जो होती है, देखो 2 मतलब होता है 2 लोग इसमें वार्ता करते हैं। कौन? उस देश के विदेश मंत्री और उस देश के रक्षा मंत्री। ये जब 2 लोग बैठ के आमने सामने बात कर रहे होते हैं किसी देश के, तो उसे ना 2+2 वार्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 2+2 वार्ता कहा जाता है। अब हुआ क्या, जो अमेरिका के इस समय विदेश मंत्री हैं और जो अमेरिका के जो रक्षा मंत्री हैं, फ्लॉयड जो भी हैं, ठीक है, ये दोनों लोग आके भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से इन्होंने आके मुलाकात करी है। मुलाकात करी क्यों है? मुलाकात इसलिए करी है क्योंकि आपको पता होगा इस समय विवाद चल रहा है। कहाँ पर विवाद चल रहा है? वेस्ट एशिया में विवाद चल रहा है। वेस्ट एशिया में कहाँ पे? इजराइल और हमास के बीच में अभी युद्ध चल रहा है। अब युद्ध चल रहा है तो उसमें अमेरिका का क्या फ़ायदा? अमेरिका का यह फ़ायदा क्योंकि अमेरिका की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो गिरती जा रही है। क्योंकि अमेरिका ने एक तरफ यूक्रेन रसिया के बीच में उनको, यूक्रेन को भी सपोर्ट कर रहा है, और इधर की तरफ इजराइल और हमास के युद्ध में इजराइल को सपोर्ट कर रहा है। और कहा यह भी जा रहा है कि अगर उधर चाइना ने ताइवान के ऊपर अगर हमला कर दिया तो उस युद्ध में भी कौन कूद जाएगा? अमेरिका कूद जाएगा। तो उस युद्ध में उसको ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो मतलब इंडियन ओशियन के क्षेत्र में क्या कर रहा है, वो इंडिया के साथ अपने रिश्ते को अच्छा कर रहा है। रिश्ते अच्छे करने का परिणाम क्या होगा? रिश्ते अच्छा करने का परिणाम ये होगा कि अगर इन केस चाइना ने ताइवान के ऊपर अगर हमला कर दिया तो कम से कम इंडिया जो है उससे जाके निपट सके। इसके लिए अमेरिका कर क्या रहा है? ये जो आए हैं ना, एंटोनी ब्लिंकन और फ्लॉयड जो आए हैं, ये सबसे पहले इनकी मीटिंग जो है टर्किश के फॉरेन मिनिस्टर से भी हुई थी। ठीक है, उससे पहले क्या किया था? उससे पहले जो ब्लिंकन हैं वो जॉर्डन के जो किंग हैं, जॉर्डन के किंग कौन है? अब्दुल्ला सेकंड। इनसे भी जाके इन्होंने क्या करी थी? इनसे भी जाके इन्होंने मुलाकात करी थी। ठीक है, मुलाकात करने के बाद फिर उसके बाद और क्या हुआ? फिर उसके बाद एंटोनी ब्लिंकन जो है वो इंडिया आ गए 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्ट्रियल डायलॉग के लिए। कहाँ पर आ गए वो? इंडिया में आ गए। ठीक है, और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन और रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन जो है वो गुरुवार देर रात भारत जो है वह पहुंचे थे, और ब्लिंकन ने यहाँ विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से मुलाकात की और दोनों देशों के मंत्रियों के बीच जो है वह 2+2 बैठक हुई थी। इससे पहले अमेरिकी विदेश विभाग ने कहा था
कि भारत एक वैश्विक शक्ति के तौर पर उभरने वाला देश है और अमेरिका जो है वह शांत और समृद्ध इंडो पैसिफिक के लिए भारत का जो है वो हमेशा से सपोर्ट करता है। वहीं भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है अरिंदम बागची, इन्होंने कहा है कि ब्लिंकन के दौरे से भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है। और अगर 2+2 बैठक की बात की जाए तो 2018 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। ये 5वीं बार है कि जब भारत और अमेरिका के बीच 2+2 डायलॉग हो रहा है। इससे पहले गुरुवार को अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन बैठक के लिए दिल्ली पहुंचे थे। 2+2 डायलॉग की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसका जो लक्ष्य है वो भारत अमेरिका के बीच इंडो पैसिफिक में रक्षा सहयोग बढ़ाना है। ठीक है। अब देखो इसमें हो क्या रहा है, इसमें ये भी बताया गया है कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं, कौन, जयशंकर साहब हैं, इन्होंने यह भी बोला है कि जो वेस्ट एशिया में जो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह जो चल रही है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है और इस सिचुएशन में इंडिया ने बार बार कहा है वो ना मतलब इजराइल की तरफ है, वो ना फिलिस्तीन की तरफ है। वो इंडिया हमेशा से ये बोलता है कि हम जो है वो यूनाइटेड नेशन की पॉलिसी को मानते हैं और यूनाइटेड नेशन की जो पॉलिसी है वो कहती है 2 स्टेट सोल्यूशन। क्या कहती है? 2 स्टेट सोल्यूशन। 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब क्या हुआ? 2 स्टेट सोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि इंडिया यह चाहता है कि इजराइल भी अपने देश के रूप में बिल्कुल रहे और जो फिलिस्तीन है वो भी देश के रूप में रहना चाहिए, लेकिन किसी भी स्थिति में आतंकवादी गतिविधियों का जो है वह सहारा नहीं लिया जाना चाहिए। ठीक है। और एस जयशंकर साहब ने इजराइल के साथ और सऊदी के मिनिस्टर के साथ भी इससे रिलेटेड उन्होंने बात भी करी थी। यूक्रेन में संकट और इजराइल हमास संघर्ष की छाया मंडरा रही है। ये संघर्ष सीधे तौर पर अमेरिका भारत संबंधों से जुड़े नहीं हो सकते, लेकिन वे एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाते हैं जो दोनों देशों की रणनीतिक गतिशीलता और वैश्विक परिप्रेक्ष्य को प्रभावित करती हैं। पहले यूक्रेन और अब इजराइल हमास युद्ध ने अमेरिकी लीडरशिप में पश्चिमी देशों और रूस चीन को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है। शीत युद्ध के 1991 में रसिया के साथ खत्म होने के बाद अमेरिका दुनिया का अकेला सुपर पावर बचा था, लेकिन वह दौर गुजर चुका है। चीन उसे जो है चुनौती दे रहा है। दूसरी ओर अमेरिका इन सबके बीच अपनी सुपर पावर होने की प्रासंगिकता जो है बनाए रखने की कोशिश में भी जुटा हुआ है। अब एक साथ और केस हो रहा है। केस ये हो रहा है कि आपको पता होगा क्वाड एक संगठन बना हुआ था। कौन सा संगठन? क्वाड संगठन जो है बना हुआ था। उस संगठन में कितने लोग थे? उस संगठन में 4 लोग थे। कौन कौन थे? एक तो इंडिया था अपना, ठीक है, इंडिया के बाद यूएसए था, अमेरिका, उसके बाद एक जापान था, जापान के बाद एक ऑस्ट्रेलिया था। और अभी आपने सुना होगा 3 दिन पहले की न्यूज़ है कि ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो चाइना में मीटिंग करने गए थे। अब जब वो चाइना में मीटिंग करने गए तो इंडिया ने बोला कि भाई रहे तो हमारे साथ रहे हो, आप चाइना में मीटिंग करने जा रहे हो। तो इससे भी ये पता चलता है कि ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं अपने स्वार्थ को ज़्यादा ऊपर रख रहा है, इस क्वाड ग्रुप के मतलब महत्व को कम समझ रहा है। तो एक ये भी एक फेलियर का रीज़न बन सकता है कि अमेरिका एक सुपर पावर जो है, ऑस्ट्रेलिया जो है अमेरिका को एक सुपर पावर नहीं मान रहा है। ये भी एक अमेरिका की मेन परेशानी जो है वह बना हुआ है। ठीक है। और अभी एक और चीज़ हुई है, कौन, मोसाद के, इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, और कतर के पीएम जो हैं दोहा, इन्होंने गाजा हॉस्टेस की जो डील है कतर में, कतर एक देश है, कहाँ का, गल्फ कंट्री का एक देश है, वहाँ पर बैठकर बात करने के लिए बोला है कि जो गाजा में जो लोग फंसे हुए हैं फिलिस्तीन के 250 के करीब, उनके साथ कैसे निगोशिएट किया जाए। मोसाद के जो मतलब जो हेड हैं वो भी जाके वहाँ पे मतलब मिलने के लिए गए हैं। तो ये क्या हो गई, ये पूरी की पूरी डिटेल डिस्कशन हो गई कि ये जो अमेरिका के ये जो दोनों लोग आए हुए हैं, ये जो आए हुए हैं इनका मेन रीज़न क्या है, इनका यहाँ आने का मेन मतलब मकसद क्या है। एक मकसद और है, जो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सर हैं, इन्होंने एक बात और बोली, इन्होंने एक बात ये बोली कि जो अभी एक प्रोजेक्ट मतलब अनाउंस हुआ था आईमेक करके, आईएमएफ मतलब इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। इसमें क्या था, इंडिया के, जैसे सपोज करो ये इंडिया है, इंडिया के मुंबई से लेके सबसे पहले यूएई तक, यूएई के बाद मतलब अल गुआफत के तक, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का रियाद,
रियाद के बाद फिर इजराइल, इजराइल के बाद फिर ग्रीस। यहाँ तक जो आईमेक का जो प्रोजेक्ट चल रहा था ना, एस जयशंकर सर ने ये भी बोला है कि जल्दी से इस युद्ध को समाप्त किया जाए, और ये जो प्रोजेक्ट मतलब लॉन्च किया गया था, इसकी मतलब इसको भी आगे बढ़ाया जाए, ये भी उन्होंने अपने बयान में बोला था। तो पांचवी न्यूज़ क्या हो गई, 2+2 बैठक हुई है किसके किसके बीच में, इंडिया और अमेरिका के बीच में। अगली न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है कि अरुण मिश्रा जी ने NHRI के 14वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। देखो, NHRC एक संस्था है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। इसके जो अध्यक्ष हैं इस समय वो कौन है, वो हैं अरुण कुमार मिश्रा जी। इस समय इसके जो महासचिव हैं वो कौन है, महासचिव हैं जयदीप गोविंद जी। जयदीप गोविंद जी जो हैं वह इस समय इनके महासचिव है। NHRC की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। यह एक सरकारी संस्था है। कौन सी संस्था है, यह एक सरकारी संस्था है। इसका जो मुख्यालय है वह नई दिल्ली में है। कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। इनके जो हेड हैं वो अभी गए हुए हैं। कहाँ पर गए हुए हैं, ये इस समय डेनमार्क में गए हुए हैं। वहाँ पर डेनमार्क गए हुए हैं, तो वहाँ पे कर क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इन्होंने संबोधित किया है। संबोधित किया है किसको, जो NHRI का 14वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था, वहां पर जाके इन्होंने संबोधित किया था और कुछ अच्छी अच्छी बातें बोली थी, जो कि इसमें लिखी हुई है, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। आपको बस इतना याद रखना है कि NHRI न्यूज में था वो क्या है, NHRC न्यूज में था वो याद रखना है। अरुण मिश्रा जी कौन है ये आपको याद रखना है, और ये जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ पर हुआ था ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आज की 8वीं न्यूज की ओर बढ़ते हैं। 8वीं न्यूज़ क्या है, 8वीं न्यूज़ में है कि 3 नए क्रिकेटर को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब हॉल ऑफ फेम होता क्या है, हॉल ऑफ फेम देने का उद्देश्य होता है कि क्रिकेट के इतिहास से दिग्गज खिलाड़ियों की उपलब्धियों को पहचान कर उन्हें सम्मानित किया जाए, और इसका जो पहला पुरस्कार है वह सन 2009 में दिया गया था। कब दिया गया था, सन 2009 में दिया गया था। अब 3 लोगों को और शामिल किया गया है। वो 3 लोग कौन हैं, वेस्ट इंडीज के शिवनारायण चंद्रपाल जी जो हैं, एक बहुत अच्छे बैट्समैन थे, इनको शामिल किया गया है। दूसरा, चार्लोट एडवर्ड्स को शामिल किया गया है। ये किसके हैं, ये इंग्लैंड के सफल महिला क्रिकेटरों में से एक हैं। और तीसरे जो हैं वो हैं अब्दुल कादिर जी। ये कौन है, ये पाकिस्तान के एक स्पिनर में बहुत मतलब विख्यात थे, इनको भी शामिल किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया है, उनका नाम क्या है और वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे, आप ये भी याद रखिएगा। आज की 9वीं न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। 9वीं न्यूज़ क्या है कि इंडिया जो है वो COP27 मैक में शामिल हो गया है। इसमें होगा क्या, इसमें देखो इंडिया शामिल क्यों हुआ है, इंडिया शामिल इसलिए हुआ है ना क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा क्षेत्र जो है वहाँ पर मैंग्रोव क्षेत्र होते हैं। कौन से मैंग्रोव क्षेत्र, इसमें लिखा हुआ है भारत के पास दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव क्षेत्र हैं, जो लगभग 1.2 मिलियन हेक्टेयर में फैला हुआ है, इसलिए भारत इसमें शामिल हो गया है। ठीक है, इसमें होगा क्या, ये मैंग्रोव वनस्पति के होने से फायदा क्या होता है, मैंग्रोव वनस्पति जलवायु परिवर्तन से निपटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे तटीय क्षेत्रों की रक्षा करते हैं और बाढ़ और समुद्र के बढ़ते जल स्तर को कम करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित भी करते हैं। भारत मैंग्रोव वनस्पति के संरक्षण के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास में निवेश करेगा, ये भी इसमें बताया गया है। और कुछ अच्छी अच्छी बातें जो हैं वो लिखी गई हैं, आप उनको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप वनडे एग्जाम दे रहे हैं तो आप केवल इतना याद रखिएगा कि COP27 में मैक में इंडिया जो है वो शामिल हो चुका है। ठीक है, और आज की अंतिम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। न्यूज़ क्या है, न्यूज़ ये है कि भारतीय धनतेरस पर राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाएगा। ये इस बार से ऐसा प्रस्ताव लाया गया है। भारत 2023 से धनतेरस के दिन राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाएगा। धनतेरस जो है वह धन और समृद्धि का त्योहार माना जाता है, और आयुर्वेद जो है वो स्वास्थ्य और कल्याण का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, आयुर्वेद को प्रमोट बहुत किया जा रहा है हिंदुस्तान की तरफ से। क्यों प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि आयुर्वेद एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है जो प्राकृतिक उपचारों पर आधारित है। यह स्वास्थ्य और कल्याण के एक समग्र दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है, इसलिए भी इसको कहा जा रहा है कि इसको एक तरीके से दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो आप इस न्यूज़ को भी याद रखिएगा। और मेरे चैनल पे पूरी की पूरी एंशिएंट और मेडाइवल हिस्ट्री की सीरीज पड़ी हुई है, टोटल 98 वीडियोस में।
आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। और पॉलिटी की जो सीरीज़ है वो चल रही है, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर जाकर आप वहां से इसकी पीडीएफ को जो है वह डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।